So, hello everyone, welcome back. I am Abhishek Tripathi and welcome to our channel The Gurukul. जैसा कि हम लोग रेगुलर वे पे किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट पे, किसी ना किसी टॉपिक पे आपको रेगुलरली मैं मिलता रहता हूँ। और जैसा कि आपने देखा है, मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इन दोनों से रिलेटेड आपके आने वाले एग्ज़ाम्स तक लगभग सिलेबस को कवर कर लिया जाए और कोशिश की जाए कि मैक्सिमम जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब कवर अप कर लिया जाए पहले ही। तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प होगी, ऐसा मैं अभी से गारंटी करता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में ज़रूर आपको मैक्सिमम हेल्प मिलेगी। और इसी तरीके से आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉयल्टीज। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ही बताने वाला हूँ। आज मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकली और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो सब 3-4 पार्ट में जो है पूरी रॉयल्टी को आराम से फिनिश करेंगे। तो पहले आज मैं थोड़ा सा रॉयल्टी की बात करने वाला हूँ थ्योरेटिकली बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रॉयल्टी होता क्या है, इससे पहले बहुत बार सुना होगा। तो जैसे कि रॉयल्टी लिखा हुआ है, लिखते हैं कि इट, मीनिंग लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। इट इज द पेमेंट मेड बाय द user of the asset to the owner or creator of an asset for making its use। तो समझो, यानी कि यहां पर एक तरीके का मैं रॉयल्टी को अगर दूसरे नाम से पुकारूं, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म होती है जिसको बोल सकते हैं रेंट, ठीक है। यानी किसी एसेट को यूज करने के लिए ओनर कोई और है, उसका क्रिएटर कोई और है, ठीक है। उस चीज को यूज कर पा रहा हूं मैं, इसलिए मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्यों पेमेंट कर रहा हूं? क्योंकि मैं किसी के एसेट को एज किसी बिजनेस पर्पज से मैं यूज कर पा रहा हूं, ठीक है, और उसका ओनर एक्चुअल में कोई और है। तो मैंने लिखा है कि इट इज द पेमेंट, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? वो पेमेंट मेड बाय द यूजर, जो यूज कर रहा है वो पेमेंट करता है, ऑफ द एसेट टू द ओनर और क्रिएटर ऑफ एन एसेट फॉर मेकिंग इट्स यूज। यूज करने के लिए जो पेमेंट करता है उसके ओनर को, उसके क्रिएटर को, वो होता है रॉयल्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, आप लोग एपीसी की बुक पढ़ते हो, ठीक है, 11th 12th में भी और बाद में पढ़ते रहते हैं आप। तो एपीसी की बुक को डीके गोयल लिखता है, ठीक है। अब राइटर तो हो गए गोयल, डीके गोयल, और पब्लिकेशन है आर पब्लिकेशन। तो आर पब्लिकेशन क्रिएटर कौन है? डीके गोयल क्रिएटर है ना। उनकी क्रिएटर होने के लिए जो बुक्स बिकती हैं, ठीक है, बुक्स बिकती हैं तो उसका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट जो है एज अ रॉयल्टी पे किया जाता है डीके गोयल को। क्यों? क्योंकि बुक्स को लिखा किसने है? डीके गोयल ने। तो राइटर को पब्लिकेशन पेमेंट करे, ठीक है। तो रॉयल्टी दो तरीके से होती है, पहले बेसिस समझ लेते हैं किस किस बेसिस पे होती है। एक तो सेल्स के अकॉर्डिंग और दूसरा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल्स के अकॉर्डिंग और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, कि पता चले कि अगर एक बुक बिकती है तो 10 रुपए एज अ रॉयल्टी ऑथर को जाएगा। तो
तो ये तो हो गया सेल्स के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले, जैसे कोल माइंस है, ठीक है, माइनिंग है, ठीक है, इनमें कितना प्रोडक्शन होता है टन के अकॉर्डिंग, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए टन के अकॉर्डिंग आप उसको पेमेंट करेंगे, जिसका वो लैंड जो जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो उसका एक्चुअल में ओनर है, ठीक है। तो ये तो हो गया रॉयल्टी 2 बेसिस पे। अब मैं बात कर लेता हूं, एक टॉपिक है हमारा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट ये क्या होता है? मिनिमम रेंट वो अमाउंट है, मिनिमम रेंट का मतलब दैट अमाउंट विच इज पेबल बाय द यूजर ऑफ एन एसेट टू द ओनर ऑफ एन एसेट एट एनी कंडीशन, कि इससे कम पैसा, कम से कम, जैसे कि मान लिया यहां पर मैं बात कर रहा था बुक्स के बेसिस पे बात कर लूं कि जो है एक बुक के बिकने पे आप मुझे 10 रुपए देंगे। अब जो पब्लिशर है, पब्लिकेशन जो अपना चलाता है, उसने आपकी लिखी हुई बुक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो किसी और बुक को बेचने में ज्यादा लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप 4 बुक बिकी, आप 40 रुपए लेके बैठ जाओगे? नहीं। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई देखो, अब साफ सीधी सी बात है, अभी सुनो, कि अगर आप कल को मेरी बुक बेचना बंद कर देते हो, ठीक है, या आप किसी भी आपके पर्सनल रीजन की वजह से नहीं बिक पाई है, कुछ भी रीजन रहा, तो मुझे एक मिनिमम रेंट है जो मुझे चाहिए, ठीक है, ये हमारा उनका एग्रीमेंट हो गया। तो इसको लिख लेंगे, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट लिख लो कि कम से कम मिनिमम अमाउंट पेड टू ओनर और क्रिएटर ऑफ एन, कि ये वो मिनिमम अमाउंट है जो कम से कम पे ही की जाएगी इसको, क्रिएटर या फिर ओनर ऑफ एन एसेट को, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की रॉयल्टीज होती हैं, एक्चुअल में रॉयल्टी होती कितने टाइप की। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। बात कर लेता हूं मैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला टाइप हमारा हो गया यहां पर माइनिंग, दूसरा ऑयल वेल्स, तीसरा ब्रिक मेकिंग, चौथा कॉपीराइट, पांचवा ट्रेडमार्क, और एक और लिख लेते हैं पेटेंट, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? 6। माइनिंग यानी कि मिनरल से रिलेटेड कोई भी, कहीं पे भी ऐसी कोई खुदाई चल रही है जहां पे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, आयरन है, ठीक है, स्टील है, तो वहां पर उस जमीन पे जहां पर ये मिनरल्स निकल रहे हैं, तो उस जगह को ले लिया गया एज अ रेंट पे, और वहां से प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के पर्पज पे उस जमीन के ओनर को एक रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा। दूसरा है ऑयल वेल्स, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इन पे। ब्रिक मेकिंग आप सबको पता है, भट्टी, कोई एक जगह की कहीं पे भट्टा चल रहा है, ईंटों का भट्टा चल रहा है, ब्रिक मेकिंग का सामान काम हो रहा है, और उसके आसपास की कोई जमीन है, ठीक है, उस जमीन को ले लिया उस वहाँ की मिट्टी को यूज करने के लिए, तो उस पर्सन को क्या करना, पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं पेटेंट की। करेंट एग्जांपल है, गवर्नमेंट हमारी इंडिया ने जो है एक कोविड से रिलेटेड वैक्सीन बनाई, बल्कि 2 बनाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इनका कोई ना कोई एक फॉर्मूला है ना, तो जब इंडिया ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन जब बनाई, तो इस फॉर्मूले का क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, ठीक है। तो अगर आपको यूज करना चाहता है इस पेटेंट को, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। कॉपीराइट, अब किसी चीज का कॉपीराइट मेरे पास है, ठीक है, और मैं अपने कॉपीराइट को आपको यूज करने को देता हूं, तो मेरा एसेट है ना, या फिर मैं क्रिएटर हूं इसका, ठीक, तो है तो मेरा, लेकिन यूज आप भी कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे कुछ पैसा दोगे। ट्रेडमार्क है, नाइकी कल को बोल दे, नाइकी का अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, कल को बोल दे किसी और को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके की रॉयल्टी है। मतलब किसी भी एसेट को या तो आप उसके ओनर हो सकते हो, या फिर आप उसके क्रिएटर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फ्री में कुछ भी यूज नहीं करने दिया, फ्री में तो कोई वैसे भी कुछ नहीं देता है आज के जमाने में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स हो गए।
टैक्स के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, इसको भी रेफ कर लेते हैं, इसको भी लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम बात कर लेंगे रॉयल्टी। अभी एक दो चीजें और बतानी है उसके बाद में। आज की थ्योरेटिकल क्लास है हमारी, तो थ्योरेटिकल क्लास के बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा जो न्यूमेरिकल क्लास होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लास के बाद बात करेंगे। फिर मैंने लिखा कि रॉयल्टी अब दो तरीके से हो सकता है, एक तो विद मिनिमम रेंट और एक हो सकता है विदाउट मिनिमम रेंट। आप समझ लेना, एमआर लिखा हुआ मिनिमम रेंट ही है, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्ट वर्किंग recouped with limited time, short working recouped without limits, ठीक। दो तरीके से, एक तो मैंने अपने किसी एसेट को, अपनी किसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करने के लिए बोला विद मिनिमम रेंट कि मुझे कम से कम इतना तो चाहिए, ठीक है। आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आप जिम्मेदार हो भाई, आप कोई काम नहीं कर रहे हो उस पर, आप जिम्मेदार हो। और आपकी जो शॉर्ट वर्किंग है, जो आपको लॉस होने वाला है, जो आपका वर्क शॉर्ट हो जाता है, उसको रिकूप करने का, उसको रिकवर करने का भी एक लिमिटेड टाइम है, ठीक है। दूसरा होता है विदाउट मिनिमम रेंट, कोई मिनिमम रेंट नहीं। आप मेरे कॉपीराइट को, मेरे ट्रेडमार्क को, ठीक है, मेरे पेटेंट को या मेरे किसी एसेट को यूज कर लो विदाउट मिनिमम रेंट, ठीक है। रेंट जो आप कमाओ उसका कुछ हिस्सा रॉयल्टी के रूप में जो हमारा तय हो एग्रीमेंट पे वो देते रहो। और जो शॉर्ट वर्किंग है, जो लॉस है, उसको रिकवरी करने का भी कोई टाइम नहीं, ठीक है। कोई लिमिट्स नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, अगले 3 साल में रिकवर करो, ऐसा कुछ कोई नोटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। आपको ये और बेहतर तब समझ में आएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकली पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि आपको थ्योरेटिकली आपके नोट्स भी बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए। जब आप न्यूमेरिकली इसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बड़ी आसान लगेगी कि कुछ नहीं है इसमें, तो ठीक है। अब बस लास्ट एक फॉर्मूला बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपसे एक चीज बोली, वो था शॉर्ट वर्किंग, ठीक। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी सरप्लस रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। आपको लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए देना है, लेकिन एक्चुअल में उसकी रॉयल्टी 8,000 बनती है जितना कि आपने काम किया है, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी है 8,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि सर मैं आपको एक बुक बिकने पे ना 80 रुपए दूंगा, ठीक है, और मैंने जो है 100 बुक्स बेच पाई तो आपके 8,000 रुपए हुए। लेकिन उस ओनर ने बोला था, उस ऑथर ने बोला था कि भाई मैं 10,000 से नीचे तो लूंगा ही नहीं, ये तो मेरा मिनिमम रेंट है। तो यह आपका जो 2,000 रुपए का, जैसे यहाँ पे अगर मैं मिनिमम रेंट 10,000 लिख लो फॉर एग्जांपल, और 8,000 की आपको रॉयल्टी देनी है, तो यह 2,000 रुपए का आपका क्या हो गया, वर्क शॉर्ट हो गया ना, क्योंकि आपने कमाया तो एक्चुअल में 8,000 ही है और देना पड़ रहा है आपको 10,000, तो 2,000 से आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई। लेकिन दूसरा समझ लेते हैं, इस बार आपने क्या किया, 12,000 कमा लिया, लेकिन इस बार मिनिमम रेंट कितना था, 10,000, तो इस बार आप किस हिस्से में है, सरप्लस में है। यानी कि आपकी जो शॉर्ट वर्किंग यहां पर हुई थी वो नेक्स्ट ईयर आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको बिना समझे आप कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई टेबल बना ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें। एक बार कोशिश करें कि वीडियो को जरूर, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखें। लेकिन नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, आप पहले थ्योरेटिकली इसको समझ लो, कुछ 20, 30, 40, 50% आपको एक दिमाग में आ जाएगा कि रॉयल्टी क्या होता है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट डे मैं न्यूमेरिकली भी क्लास अपलोड कर देता हूँ, न्यूमेरिकली भी, और फिर मैं जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सब मैं आपको बता दूंगा। 5-6 जितने पार्ट बनेंगे सारे पार्ट्स में मैं आपको सारे धीरे धीरे करके बता दूंगा। तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड और फिर उधर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आपको इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर आपके एग्जाम्स के पहले आपको मिलेंगे, ठीक। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। लेकिन वीडियो देखते हो, वीडियो तो पूरी देखते हो और कुछ ना कुछ मिलता भी है, समझ में भी आता है, और आई होप कुछ ना कुछ नया ही आपको मिलता होगा, कुछ अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो,
उसमें तो आपको कुछ जा भी नहीं रहा, फ्री है पूरा, इतना तो चलता ही है, ठीक है। बाकी कोविड फिर से वापस आ रहा है, तो जो है सावधान रहे थोड़ा, अगर घर के बाहर कहीं जाएं तो मास्क वास्क लगा के जाएं। ये ज्ञान नहीं है, ये आपको बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए ही मास्क का यूज करें। और वैसे भी क्यों जाना बाहर, अचानक से केसेस राइजेस होने शुरू हो गए, तो खैर आप अपना खास ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।